हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारियां हैं उन्हें पढ़ी थी। हमने यह देखा था इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर की उसके भाग तथा उस प्रोसेसिंग यूनिट के विषय में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने कंप्यूटर मेमोरी के विषय में भी बात की थी पिछली हमारी क्लास में। सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी जहां से एमपीपीएससी अक्सर प्रश्न पूछता है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर परीक्षक जो है वो प्रश्न करता है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कि आखिर में कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो करते हैं हम शुरुआत, पढ़ते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो देखो, हार्डवेयर से जनरली हम क्या समझते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं, है ना, कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम भौतिक रूप से छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर के विषय में और भी सारी बातें जो हैं, मतलब उसकी जो विशेषताएं हैं उन्हें इस क्लास में हम समझेंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे। चलिए, तो हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर की एक भौतिक संरचना होती है, अर्थात कि उसको छुआ जा सकता है। मतलब मैं इस स्टाइलस को, मैं इस पेन को छू पा रहा हूं, तो ये मैं इस पेन का जो हिस्सा छू पा रहा हूं, मतलब मैं इस पेन की भौतिक संरचना को छू पा रहा हूं, तो ये इसका हार्डवेयर है। तो मतलब कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना है, ठीक है, जनरली वो हार्डवेयर होती है। मतलब हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं और आप छू भी सकते हैं, ये हार्डवेयर की विशेषता है। हार्डवेयर का स्थायित्व होता है, मतलब उसका सही रख रखाव के साथ लंबे समय तक उसका जो है उपयोग किया जा सकता है, उसका स्थायित्व होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कुर्सी मैंने खरीदी है ना, तो उस कुर्सी को मैं अगर अच्छे से देखभाल करूंगा, उसका रख रखाव करूंगा, तो मैं लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकता हूँ। कुर्सी भी जो है वो हार्डवेयर ही है, हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। निर्भरता, हार्डवेयर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम कंप्यूटर के वे में बात करें, है ना, कुर्सी का तो मैंने एक जनरल वे में एग्जांपल दिया, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के वे में बात करें तो हार्डवेयर अपने आप काम नहीं करेगा। हार्डवेयर को काम करने के लिए आवश्यकता होगी सॉफ्टवेयर की। जैसे हमारा जो शरीर है, जो आप देख रहे हैं, है ना, हम कांच के सामने जाकर खड़े हो गए और हम हमारे शरीर का जो हिस्सा देख पा रहे हैं वो जनरली आप बोल सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर है। लेकिन हाथ को कैसे उठाना है, पैर को कैसे उठाना है, कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें कहाँ है, मस्तिष्क में। तो मतलब मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में जितनी भी सारी चीज़ें स्टोर हैं, तो मस्तिष्क जो है एक प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर है, यहीं से हम पूरे संचालित हो रहे हैं। तो हार्डवेयर अपने आप काम नहीं करता, हार्डवेयर को काम करने के लिए आवश्यकता होती है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, तो हार्डवेयर के विषय में जो बेसिक बातें हैं वो आपने देखी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो एक ढांचा है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो बस वो ढांचा एक प्रकार से कोई काम नहीं करेगा। जैसे हमारे पास हमारा मस्तिष्क अगर शून्य हो जाए तो एक प्रकार से हम जिंदा हैं, वो भी मरे हुए के ही समान है, क्योंकि हम ना तो कुछ बोल पाएंगे, न चल पाएंगे, खा पाएंगे, पी पाएंगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हम भी शून्य हो जाएंगे। मतलब मस्तिष्क होगा, है ना, तभी हम सारी चीजें कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से हार्डवेयर को चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है। तो कंप्यूटर वे में बात करें तो सॉफ्टवेयर ही असली एक प्रकार से देखा जाए तो सारा रोल अदा करता है। जो भी कंप्यूटर में सारी चीजें हम कर पाते हैं उनके पीछे। हार्डवेयर को तो हम कैसे भी बदल सकते हैं, है ना। आपने देखा ना, कंप्यूटर के कई सारे प्रकार, कई सारे आकार होते हैं। एक प्रकार से हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है ना। हमारा जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है ना, तो वो भी एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के हार्डवेयर को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर में होगा, तभी वो हार्डवेयर जो है, मतलब तभी एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं वो हार्डवेयर जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो अब असली जो रोल है वो है सॉफ्टवेयर का। तो अब हम थोड़ा सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि आखिर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर के विषय में जो सिंपल सी परिभाषा है वो यही है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। मतलब कंप्यूटर में ऐसे भी कुछ हिस्से हैं जिन्हें न तो आप देख सकते हो और न ही आप उस हिस्से को छू सकते हो,
वह होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे ही एक नॉर्मल एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर में ओपन किया, तो क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को छू सकते हो? नहीं छू सकते। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं छू सकते। हम अगर छुएंगे तो हम स्क्रीन को छुएंगे, हम मॉनिटर को छुएंगे, परंतु हम उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं छू सकते, है ना। हम उसको छूकर महसूस नहीं कर सकते कि ये कैसा है। कंप्यूटर में कोई आपने पीडीएफ ओपन करी, तो आप उस पीडीएफ के पेज को नहीं छू सकते। आप सिर्फ और सिर्फ किसको छू सकते हो? उस स्क्रीन को या उस मॉनिटर को। तो हम उस पीडीएफ की जो कॉपी कंप्यूटर में ओपन होती है, जनरली हम उसको बोलते हैं ना सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि न तो हम उसको छू सकते हैं, हाँ देख जरूर सकते हैं, परंतु छू नहीं सकते उस कॉपी को। ठीक है, लेकिन जब हम प्रिंट निकलवाते हैं, है ना, अब हम उसको छू सकते हैं, तो हम जनरली क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। तो सेम ऐसा ही है हार्डवेयर, जिसे छुआ नहीं जा सकता, है ना। कंप्यूटर का वह हिस्सा या कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ नहीं जा सकता, वो सॉफ्टवेयर है। तो क्या सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना सा है कि भाई जिसे छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर? नहीं। सॉफ्टवेयर आखिर में क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, आइए अब वो समझते हैं। चलिए, तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को जनरली ऑपरेट करता है, जिसके बिना सिस्टम जो है वो किसी काम, मतलब जो पूरा सिस्टम है कंप्यूटर का, वो सिस्टम उस सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कुछ प्रकार के होते हैं। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेट करना मतलब उसको चलाना, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जनरली हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। एग्जामिनर प्रश्न करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना, इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में भी कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हो सकता है कि एग्जामिनर ऐसा प्रश्न कर ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर आपको देगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? तो यह कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब कि आप यूँ समझ लो कि जो कंप्यूटर का हमारा हार्डवेयर है ना, जो भी कंप्यूटर में हार्डवेयर है और जो यूज़र है जो उसको उपयोग कर रहा है, तो उनके बीच में एक प्रकार से वो इंटरफेस का काम करता है। मतलब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं, या हम एक प्रकार से आप यूँ समझ ले कि जब कंप्यूटर चलेगा, है ना, तभी हम कंप्यूटर में सारा काम कर पाएंगे ना। बंद कंप्यूटर है तो क्या आप उसमें कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप कंप्यूटर जब चालू होगा तभी हम उसमें सारा काम कर पाएंगे। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए, मतलब यूजर और उस हार्डवेयर जो अगर कंप्यूटर नहीं चल रहा है ना, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो वो बस एक डब्बा है, वो और किसी काम का नहीं है, वो एक डब्बा है। आप चाहे तो सीपीयू के अंदर के सारे आइटम निकाल कर उसमें कपड़े रखो आराम से, कोई मतलब उसका फिर कोई अर्थ नहीं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा? उसको ऑपरेट करेगा, मतलब यूजर और उस हार्डवेयर के बीच में वो क्या करेगा? इंटरफेस का काम करेगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं। क्या क्या एग्जांपल है ना, ये परीक्षक पूछता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे विंडोज। हम जनरली हमारे कंप्यूटर में विंडोज जो यूज करते हैं ना, विंडोज पहले आते थे विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज एक्सपी, है ना, विंडोज 10, विंडोज 11, है ना, तो इस प्रकार के जो विंडोज हैं, ठीक है, जिन्हें जनरली हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता, मतलब यूजर के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। और जैसे हैं एक और मैक ओएस या लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस, है ना, हमारे मोबाइल में होता है ना एंड्रॉइड, आईफोन वगैरह जो आते हैं उनमें iOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। हम जो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उनमें एंड्रॉइड होता है, लिनक्स, मैक ओएस, है ना, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ
महत्वपूर्ण नाम है ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिन्हें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा कि लिनक्स क्या है। ठीक है, एग्जामिनर ने प्रश्न कर लिया लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, है ना, या वेब पेज, है ना, इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लिनक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षक पूछ सकता है, तैयार रहना है। अब मुख्य कार्य क्या है ना, तो अगर हम मुख्य कार्य की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो संसाधन प्रबंधन, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, फाइल प्रबंधन करना, फाइल मैनेजमेंट, ये मुख्य कार्य हैं। हालांकि इतना डीपली एग्जामिनर पूछेगा नहीं प्री में, परंतु मैं बता देता हूं मेंस में भी आपको काम आएंगे, क्योंकि मेंस में इस प्रकार के प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। एक तो देखा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब दूसरा हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक दूसरा प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसका पहला प्रकार हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा जो है वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो देखो यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बनाए रखने और उसके प्रदर्शन को सुधारने में मदद करता है। मतलब आप यूं समझ सकते हो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से कि वो मतलब एक बेसिक याद रखो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है ना। ठीक है, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, डिफ्रैगमेंटेशन टूल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ना। डिफ्रैगमेंटेशन जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे इसके उदाहरण हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर जो होते हैं, है ना, जिनसे आप बैकअप ले सकते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। और फाइल कंप्रेशन टूल जो होते हैं, है ना, जिनसे मान लीजिए कि कोई फाइल जो है वो 25 GB की है, अब चाहते हैं आप इसको कंप्रेस करना ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सुधरे, है ना, तो जितने भी फाइल कंप्रेशन टूल हैं वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल शब्दों में आप याद रख सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सुधारे, या जिन सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में सुधार आता है, कंप्यूटर को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। ठीक है, वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? आपका जो उत्तर होगा वह होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए। ठीक है, अब कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अब ये क्या करते हैं, देखो ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों, मतलब कंप्यूटर में जो हार्डवेयर उपकरण होते हैं ना, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने देखा ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इन हार्डवेयर उपकरण जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, इनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे प्रिंटर ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर। आपने कई बार सुना होगा या कई बार पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई प्रिंटर वगैरह परचेस करते हैं, उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, तो हम कई बार ये सुनते हैं ना कि भाई एक ड्राइवर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है ना, इस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये प्रिंटर काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जनरली ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो इन डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब एक और होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर, अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है थोड़ा हम इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो लैंग्वेज प्रोसेसर की यदि हम बात करें ना स्टूडेंट, तो लैंग्वेज प्रोसेसर देखिएगा, यह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है
ताकि सीपीयू उसे समझ सके। मतलब कि आप यूं मानिए कि जैसे हम कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं या हम कंप्यूटर से जो कुछ भी करवाना चाह रहे हैं, क्या कंप्यूटर हमारी भाषा समझता है? नहीं, है ना। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी एक मशीनी भाषा होती है। तो हम जो भी निर्देश या जो भी कोड, है ना, हम कंप्यूटर को देते हैं, तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं, उससे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर अर्थात कि सीपीयू ये समझ सके कि भाई मुझे करना क्या है ना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी आप अमेरिका के व्यक्ति को लाकर ये क्लास दिखाएं और आप उसे कहें कि बताओ इसमें क्या कहा जा रहा, तो वो यही कहेगा कि भाई मुझे हिंदी नहीं आती, मतलब इंग्लिश में ही कहेगा कि आई डोंट नो हिंदी, मुझे इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं आती, तो मैं कैसे इसे समझूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा जो हिंदी में सुनेगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताएगा। ठीक है, और फिर उस हिसाब से वो काम करेगा। तो सेम एक प्रकार से आप यूँ बोल सकते हो कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो भी उसी ट्रांसलेटर जैसा काम करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखे गए कोड होते हैं उनको मशीन भाषा में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि सीपीयू जो है उसे समझ सके, है ना। अब देखो इसके कुछ भाग हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है वो परीक्षा में आए हुए हैं और आप आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। मतलब जो पूरा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको एक साथ ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। अब एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है ना। ये थोड़ा लाइन ट्रांसलेट बाय हो गया, ये लाइन बाय लाइन है ना, ये बाय यहाँ है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो कोड को लाइन बाय लाइन जो है ये ट्रांसलेट करता है कौन, इंटरप्रेटर। देखो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एक होता है असेंबलर, ये जो असेंबली भाषा होती है ना, जो असेंबली भाषा होती है उसको मशीन भाषा में बदलता है। असेंबली भाषा मतलब आप यूं समझ सकते हो कि जो भी हम कंप्यूटर, मतलब जो भी हम जिस भाषा में समझ पा रहे हैं, हम जो भी कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं और जो भाषा का हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी जो भाषा है और जो मशीन, मतलब जो सीपीयू की जो भाषा है जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं, तो ये असेंबलर क्या करता है, हमारी उस असेंबली भाषा को, है ना, असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन भाषा में। ठीक है, तो ये तीनों जो है आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि इसका जो है मतलब इससे रिलेटेड जो है वो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो असेंबलर क्या होता है ना, असेंबली भाषा, ये कोड हो सकती है जिससे 0-1, है ना, ये भी एक असेंबली भाषा है। ठीक है, तो इन्हें वो कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन भाषा में। चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, इतना मुझे विश्वास है। चलिए, अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने अभी शुरू में देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे प्रकार हो गए, है ना, जो हमने देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ये लैंग्वेज प्रोसेसर, जो सारे जो हुए ये इसके हिस्से हो गए। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य कार्य की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के यदि हम मुख्य कार्य देखें तो इसका काम है हार्डवेयर को नियंत्रित करना। कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरण जैसे सीपीयू, मेमोरी, है ना, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, है ना, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, उन सब का ये मैनेजमेंट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये संसाधन आवंटन मतलब विभिन्न प्रोग्राम और उपयोगकर्ताओं के बीच संसाधनों का उचित वितरण करता है ना। ये सारी चीजें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सारी बताई हैं। फाइल प्रबंधन, डेटा को संगठित और संग्रहित करने में ये मदद करता है। सुरक्षा प्रदान करना, जैसे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, वो एंटीवायरस वगैरह ये सारी यूटिलिटी होते थे, क्या करते हैं, सिस्टम को अनाधिकृत पहुंच और वायरस से सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ मुख्य कार्य या उनकी विशेषताएं भी आप बोल सकते हो, ये जनरली करते क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार,
सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य देखे। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब दूसरे प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने जितने भी सॉफ्टवेयर देखे वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जनरली यूँ समझ सकते हो कि जैसे व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। व्हाट्सअप जो हम यूज़ करते हैं ना मोबाइल में, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सअप अगर मोबाइल में नहीं भी होगा तो क्या मोबाइल नहीं चलेगा? क्या चलेगा ना, मोबाइल को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अगर मैं मेरे मोबाइल में से फेसबुक को डिलीट कर दूं, फेसबुक एक एप्लीकेशन है ना, अगर मैं उस फेसबुक की एप्लीकेशन को मोबाइल से डिलीट कर दूं तो क्या मेरा मोबाइल स्टार्ट ही होना बंद हो जाएगा? क्या नहीं, फिर भी मोबाइल चलेगा। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को जनरली, मतलब आप यूं नहीं बोल सकते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे तभी कंप्यूटर चलेगा, नहीं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये किसी उद्देश्य के लिए होते हैं। जैसे फेसबुक किसी उद्देश्य के लिए है, व्हाट्सअप किसी उद्देश्य के लिए है ना। जैसे गूगल डॉक्स हो गया या MS वर्ड हो गया, कंप्यूटर में हम बात करें तो MS एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स हो गया, है ना। तो ये जैसे MS पावर पॉइंट हो गया, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हम जो मोबाइल या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ये किसी ना किसी उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम किसी उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम हमारे कामों को परफॉर्म करते हैं, हम हमारे उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कुछ प्रकार हैं। जैसे सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पस में हम यूज करते हैं, ठीक है। यह व्यापक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और अधिकांश उपयोगकर्ता द्वारा सामान्य कार्यों के लिए इनको उपयोग में लाया जाता है। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड, गूगल डॉक, ठीक है। स्प्रेड शीट जो हम तैयार करते हैं जैसे MS एक्सेल, गूगल शीट्स, इन पे, है ना। जैसे प्रेजेंटेशन करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे MS पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, या वेब ब्राउजिंग के लिए जैसे हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे जो है वो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर हैं जो जनरली सामान्य हम यूज करते हैं। इनको नहीं भी यूज करेंगे तो भी कंप्यूटर चलेगा, लेकिन सामान्य उद्देश्य के लिए इनको यूज किया ही जाता है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो जनरली हम MS वर्ड यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, MS पावर पॉइंट यूज करते हैं, गूगल डॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। अब होते हैं कुछ विशेष उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर जो हर कोई यूज नहीं करता, उन्हें विशेष उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप एक फोटोग्राफर हैं या आप कोई फिल्म मेकर हैं, आपको कोई एक फिल्म पूरी डिजाइन करनी, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है ना। तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आप पूरी फिल्म को डिजाइन करेंगे, उसमें कट कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी करना है, स्लाइड एड करना है, उसमें जो भी एनिमेशन देना है, वो सारा काम आप करेंगे। तो वो विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। तो विशेष उद्देश्य के सॉफ्टवेयर मतलब ये किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसमें कुछ प्रकार हैं जैसे ERP सॉफ्टवेयर, है ना, जैसे SAP, Oracle, ERP, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टेली, क्विक बुक्स, है ना, ये विशेष उद्देश्य के लिए आम व्यक्ति ने यूज नहीं करता। डिजाइन सॉफ्टवेयर जैसे AutoCAD, एडोब फोटोशॉप, है ना, वीडियो एडिटिंग जैसे एडोब प्रीमियम प्रो, है ना, फाइनल कट प्रो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, है ना, जो जनरली हम विशेष उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो सिर्फ और सिर्फ चलते हैं वेब से, है ना। ये वेब पर ही पूरे आधारित होते हैं, वेब से ही ये चलते हैं, ठीक है। कौन से हैं? यहाँ पर लिखा भी देखो कि यह सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से चलता है, ठीक है। लेकिन MS वर्ड, जैसे MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, क्या इंटरनेट की आवश्यकता होती है उसे चलाने के लिए? नहीं, कंप्यूटर में है, आप बिना इंटरनेट भी उसे चला सकते हैं। MS पावर पॉइंट बिना इंटरनेट के आप चला सकते हैं। AutoCAD बिना इंटरनेट आप चला सकते हैं, है ना। फोटोशॉप बिना इंटरनेट आप चला सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट के बिना नहीं चलते, मतलब वो तभी चलेंगे जब आपके पास इंटरनेट हो। जैसे कि Gmail, ये इंटरनेट के बिना नहीं चलेगा। Yahoo मेल, ठीक है। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स,
है ना, जो क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये बिना इंटरनेट के नहीं चलते या बिना इंटरनेट के इन्हें नहीं चलाया जा सकता। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए। मोबाइल की हम बात कर ले तो जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, ये जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी ये एप्लीकेशन हैं, इन्हें भी आप वेब आधारित एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन में उदाहरण में इन्हें भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है ये, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, है ना, ये सारे के सारे भी इसमें आते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन में, है ना, कि बिना इंटरनेट के नहीं चलेंगे। चलिए अब है मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मोबाइल के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यह विशेष रूप से मोबाइल डिवाइस के लिए ही डिजाइन किया गया है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पेटीएम, गूगल पे, है ना, फोन पे, ये सारा का सारा जो है वो ये सारे के सारे जो है वो डिजाइन किए गए हैं किसके लिए? मोबाइल के लिए। ठीक है, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वो मोबाइल डिवाइस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से भी हम उनका उपयोग करते हैं, लेकिन वो मूल रूप से मोबाइल के लिए ही बने हैं। ठीक है, चलिए तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने देखा कि आखिर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हैं। जबकि जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, जीमेल, उसके अलावा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ऑटोकैड, ये सारे के सारे जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल ही गई होगी सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग चक्र पर, मतलब कंप्यूटर की जो डेटा को प्रोसेस करने की साइकिल होती है ना, हालांकि पहली क्लास में भी हम इसको डिस्कस कर चुके थे, परंतु आज थोड़ा और इसको देख लेते हैं कि आखिर में कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कैसी होती है। तो सबसे पहले हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, मतलब डेटा को कंप्यूटर में सबसे पहले डाला जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग, मतलब डेटा पर काम होता है। उसके बाद आउटपुट, परिणाम दिखता है, और उसके बाद उस परिणाम को क्या किया जाता है? भविष्य के लिए स्टोर किया जाता है। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न क्या हो सकता है स्टूडेंट? उस प्रश्न को देखना। प्रश्न एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि निम्न विकल्पों में से कंप्यूटर का उचित डेटा प्रोसेसिंग चक्र चुनिए, है ना। प्रश्न सुनिएगा कि निम्न विकल्पों में से कंप्यूटर का उचित डेटा प्रोसेसिंग चक्र चुनिए, है ना। अब चार ऑप्शन रहेंगे, 1, 2, 3 और 4। पहले में लिखा रहेगा, है ना, कि इनपुट, ठीक है, फिर एरो बना रहेगा आउटपुट, फिर एरो बना रहेगा प्रोसेसिंग, ठीक है, और फिर एरो बना रहेगा स्टोरेज। फिर दूसरा ऑप्शन होगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, है ना। फिर होगा आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, फिर होगा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, है ना। इस प्रकार के चार ऑप्शन होंगे। तो आपको सही डेटा प्रोसेसिंग चक्र चुनना होगा, सही डेटा प्रोसेसिंग साइकिल आपको चुननी होगी। तो सही डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या है कि पहले तो हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट दिखता है, और फिर उस आउटपुट को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। मतलब हम कंप्यूटर में बटन दबाते हैं, जो भी हमें लिखना हो वो हमें इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर MS वर्ड पर टाइप किया तो सारा हमें दिखता है, और फिर हम उसको सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। यही पूरी साइकिल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षक जो है वो आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, इसलिए यहाँ पर आपको ये बताए गए हैं, इन्हें आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है। ठीक है, अब कंप्यूटर की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, क्योंकि सबकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। आप चाहे कितने भी नाकारा क्यों न हो, आपकी भी कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर होगी।
हर व्यक्ति की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, जहर की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, है ना। हर इस दुनिया में जो कोई भी है ना, उसकी अपनी कोई ना कोई तो विशेषताएं हैं, चाहे आपका कोई कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, है ना, आप किसी से कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, उसकी भी कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होगी। हालांकि आप नफरत करोगे तो आपको वो नहीं दिखेगी, परंतु दुनिया में सबकी कुछ ना कुछ विशेषताएं ज़रूर होती हैं। चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो भी उसकी कोई विशेषताएं होगी, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, तो उसकी भी अपनी कोई विशेषताएं होगी। जहाँ विशेषताएं हैं तो वहाँ कमियां भी हैं, तो कंप्यूटर की भी जहाँ विशेषताएं हैं तो वहाँ कंप्यूटर की भी बहुत सारी कमियां भी हैं, है ना। कमियां पर तो काम हो ही रहा है ना। तो हम बात करते हैं विशेषताओं की। चलिए, तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं वो क्या है। सबसे पहली विशेषता है इसकी स्पीड, क्योंकि बहुत तेजी से कार्य करता है। दूसरी है सटीकता, कभी भी हम कंप्यूटर के परिणाम पर उंगली नहीं उठाते हैं, है ना। कंप्यूटर ने जो कहा हम उसको कभी क्रॉस चेक नहीं करते, तुरंत मान लेते हैं। हमने जो किया, जैसे कैलकुलेटर आपने यूज किया, कैलकुलेटर में जो गणना की गई, आपने 30 गणनाएं कैलकुलेटर में कर दी, कैलकुलेटर ने रिजल्ट दिया, आपने सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए उन आंकड़ों को मिलाया कि भाई मैंने ये आंकड़े जोड़े। कभी भी आपने उंगलियों पर जोड़कर देखा क्या कि 15 + 25 35, तो क्या आपने से जोड़कर देखा 15 16 17 18 35, हाँ सही बता रहा है, ऐसा नहीं। हमें अपने आप से ज़्यादा विश्वास उस कैलकुलेटर पर है। कैलकुलेटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है ना। इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट देता है वो, ठीक है। तो आप कभी भी उस पर उंगली उठाते हो, शक करते हो नहीं, क्यों? क्योंकि वो है ही इतना सटीक। तो इसकी सटीकता इसकी विशेषता है। बहुउद्देशीय मल्टीटास्किंग, मतलब ये कई कार्य एक साथ करता है। कंप्यूटर में आप टाइपिंग करते जाओ, गाने सुनते जाओ, है ना, साइड में चैटिंग करते जाओ, सब कुछ करते जाओ एक साथ। देखा होगा ना, ऑफिस में लोग काम करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो डॉक्यूमेंट भी बन रही है, साइड में फेसबुक भी ओपन है ना, तो उसको भी बराबर देखते जा रहे हैं, गाने भी सुनते जा रहे हैं, है ना। इंस्टाग्राम वगैरह भी ओपन कर लिया, व्हाट्सअप वगैरह भी साइड में ओपन है। मतलब मल्टी काम जो है वो किए जा सकते हैं कंप्यूटर में, ये विशेषता है। कैलकुलेटर में तो सिर्फ गणना होती है, यहाँ पर मल्टी काम होते हैं। स्वचालन, ऑटोमेशन, मतलब स्वतः प्रक्रिया करने की इसमें क्षमता है ना। स्मृति, डेटा और निर्देशों को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को हमने यहां पर देखा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर हुआ या कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की ओर हम बढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण। हम कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि आखिर में कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बहुत सारे आते हैं और पूछे जाते हैं। चलिए, तो करते हैं हम शुरुआत कंप्यूटर के वर्गीकरण से। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण मतलब दुनिया में कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं और हम जो यूज करते हैं वो कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण, तो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया कंप्यूटर के आकार और उसकी क्षमता के आधार पर। सबसे पहला कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया वो किया गया कंप्यूटर के आकार और उसकी क्षमता के आधार पर। तो आकार और क्षमता के आधार पर जो पहला प्रकार का कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। जो आकार और क्षमता के आधार पर जो कंप्यूटर का पहला प्रकार है वह है सुपर। दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि आते हैं। मतलब जो हम लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, डेस्कटॉप वगैरह यूज करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा है, ठीक है। अब मिनी, मेन फ्रेम और सुपर ये क्या होते हैं उसे समझ, है ना। ये आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के ये चार प्रकार, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। चलिए, तो बात करते हैं हम सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो अत्यधिक तेज होता है, ये अत्यधिक शक्तिशाली है, जो जटिल वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। उच्च प्रदर्शन वाले कार्यों के लिए इन्हें जो है वो डिजाइन किया जाता है, जैसे मौसम का पूर्वानुमान करना,
जलवायु का अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना मौसम की, है ना, इन बड़े बड़े कामों में, मतलब जहां पर काम बड़े होते हैं वहां पर सुपर कंप्यूटर खड़े होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है वो जनरली बड़े जटिल कामों के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में होता है। तो देखो कुछ क्षेत्र बताता हूं मैं आपको सुपर कंप्यूटर के, जैसे मौसम विज्ञान वाला क्षेत्र, जैसे मौसम का पूर्वानुमान करना, तूफान की भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, ये सारे जो काम है ये सुपर कंप्यूटर की मदद से ही संभव हो पाए। दूसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च जो होते हैं उनमें सुपर कंप्यूटर की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे आणविक मॉडलिंग, दवा की खोज करना, भौतिकी में प्रयोग करना, ये सुपर कंप्यूटर की मदद से संभव हो पाए। अंतरिक्ष में अनुसंधान, जैसे ग्रहों का अध्ययन, उपग्रह के डेटा का एनालिसिस मतलब विश्लेषण और खगोलीय घटनाओं की गणना, ये अंतरिक्ष अनुसंधान में मतलब स्पेस रिसर्च में भी यूज होता है सुपर कंप्यूटर। आर्थिक मॉडलिंग जो होती है, जैसे शेयर बाजार की गणना, वित्तीय डेटा का विश्लेषण, मतलब जहां बड़े लेवल पर काम हो रहा है वहां सुपर कंप्यूटर यूज होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे मिसाइल का परीक्षण, रक्षा प्रणाली सिमुलेशन, है ना, इसमें सुपर कंप्यूटर यूज होता है ना। सिर्फ आप ये समझ लें, है ना, कि इनमें यूज होता है। अब यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं है, मिसाइल परीक्षण में सुपर कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, है ना, जैसे बड़े डेटा सेट पर एल्गोरिदम का परीक्षण करना, उसे सेट करना, उसमें सुपर कंप्यूटर यूज होता है। मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि कंप्यूटर से, मतलब सुपर कंप्यूटर से सारे के सारे जो उच्च लेवल के काम होते हैं वो सारे करवाए जाते हैं, वो सारे किए जाते हैं। अब ये काम कोई हम तो करते नहीं है, है ना, जैसे दवा की खोज करना, ग्रहों का अध्ययन करना, ये कौन करेगा, या तो गवर्नमेंट के अधीन होंगे या फिर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, है ना, वो करती हैं। तो मतलब सुपर कंप्यूटर का प्रयोग भी कौन करेगा, गवर्नमेंट के जो संस्थान हैं, जितने भी रिसर्च संस्थान वगैरह हैं वो सारे करेंगे। मतलब हम घरों में इनका यूज नहीं करते, है ना, सुपर कंप्यूटर जो है वो घरों के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं दुनिया के कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर की। तो दुनिया का एक प्रमुख सुपर कंप्यूटर है, नाम है जिसका फ्रंटियर, है ना। आपने कई बार न्यूज में इसका नाम सुना होगा, है ना, न्यूज में इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, फ्रंटियर का। अगर किसी ने सुना हो तो आप जरूर मुझे बताएं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, है ना, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो दुनिया के अगर हम पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वह था CDC 6600, ये उस कंप्यूटर का नाम था, CDC 6600। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि 1964 में बना था, ये, है ना, CDC जो है ये 1964 में बना था, ये आप याद रख सकते हैं। और किसने बनाया था, अमेरिका ने, है ना, क्योंकि कंप्यूटर का जो काम है वो अमेरिका से ही शुरू हुआ, ठीक है। तो CDC पहला सुपर कंप्यूटर था, CDC 6600, 1964 में USA। अब देखो फ्रंटियर USA का वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है 2023 तक, है ना, 2023 के डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो फ्रंटियर है, जो अमेरिका का है। यह प्रति सेकंड 1.1 एक्सा फ्लॉप्स की गति से कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है फुगाकू, जो कि जापान का है। वैज्ञानिक अनुसंधान और कोविड-19 अध्ययन में ये उपयोगी रहा। प्रति सेकंड 442 पेटाफ्लॉप्स की इसकी स्पीड है। दुनिया का एक और तेज सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है समिट, जो कि USA का है। आणविक मॉडलिंग और जलवायु अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है, 200 पेटाफ्लॉप्स की इसकी स्पीड है। नेक्स्ट है ऑरोरा, जो कि USA का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा गर्व होगा क्योंकि जो पांचवा है दुनिया का फास्ट कंप्यूटर वो है परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI जो कि इंडिया का है, ये भारत में विकसित
AI आधारित सुपर कंप्यूटर है, नाम है जिसका परम सिद्धि AI। ठीक है, तो ये दुनिया के 5 सबसे तेज कंप्यूटरों के नाम हुए। अब हम सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के नाम हुए। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर की। तो देखो, भारत के कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर में सबसे पहला नाम हमें मिलता है परम का, है ना। परम श्रृंखला के कई सारे कंप्यूटर बने। अभी जो हमने भारत के 5 मतलब विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर में जो 5वें नंबर के कंप्यूटर की बात की, परम सिद्धि, वो भी परम सीरीज का ही है। तो देखो, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, परम 8000, जिसका निर्माण 1991 में सीडेक, है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसको डिजाइन किया था, है ना, परम। इस परम श्रृंखला में बहुत सारे कंप्यूटर बने, लेकिन जो परम 8000 था ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। एक है अणु ज्ञान, आणविक अध्ययन और अनुसंधान के लिए बना। तो एग्जामिनर पूछ सकता है अणु ज्ञान क्या है, तो अणु ज्ञान क्या है, सुपर कंप्यूटर है। एक है इका वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए बना। परम सिद्धि AI, है ना, जो विश्व के 5 सुपर कंप्यूटर में शुमार है ना, परम सिद्धि AI। तो परम सिद्धि AI क्या है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। मतलब परम सिद्धि AI जो है वो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है 2023 तक, और विश्व का 5वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। ठीक है, चलिए अब देखो सुपर कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं। सुपर कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देखें तो सबसे पहली विशेषता है इनकी स्पीड। हाई स्पीड पर ये काम करते हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों करोड़ों गणना, है ना, करते हैं, है ना। और जो फ्लॉप्स की हमने बात की थी ना कि 242 पेंटा हेक्सा फ्लॉप्स, तो फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, है ना। ये फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है, PSC ऐसे क्वेश्चन लेकर आता ही है हर बार नए नए, है ना। तो हो सकता है कभी फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछे, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ये सामान्य कंप्यूटर से लाखों गुना तेज होते हैं। समानांतर इनमें प्रोसेसिंग होती है, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। सुपर कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, जिससे जटिल समस्याओं को हल करना संभव होता है। उच्च डेटा का संग्रहण, मतलब इसमें अत्यधिक मात्रा में डेटा को स्टोर और प्रोसेस किया जा सकता है। स्पेशलाइज्ड उपयोग, मतलब ये कंप्यूटर विशिष्ट क्षेत्रों जैसे मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान, आणविक मॉडलिंग में उपयोग किए जाते हैं। महंगा और बड़ा आकार होता है, सुपर कंप्यूटर महंगे होते हैं और बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, मतलब आकार में भी बड़े होते हैं, प्राइस में भी बड़े महंगे होते हैं। आम लोगों के लिए ये कंप्यूटर नहीं है, ये वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी गणनाएं, मतलब प्रति सेकंड लाखों करोड़ों गणनाएं करने की आवश्यकता हो, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आकार और शक्ति के मामले में सुपर कंप्यूटर के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं और बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्हें मुख्य रूप से बड़े संगठनों, सरकारी एजेंसियों में उपयोग किया जाता है, जहां उच्च प्रदर्शन, डेटा प्रबंधन और सुरक्षा की आवश्यकता हो। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली आप यूं बोल सकते हो कि ये बड़े बड़े संगठनों और सरकारी एजेंसियां इनका यूज करती हैं, है ना। सरकारी एजेंसियां इनका यूज करती हैं। आपने देखा होगा ना, कभी आप बैंक में गए हो तो आपने देखा होगा कि बैंक के सारे कंप्यूटर एक कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, सारा डेटा एक कंप्यूटर में जाकर स्टोर होता है। लिखा है ना यहाँ पर कि बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं और बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मतलब उनका जो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जो कुछ भी होता है सब उसमें सेव होता है, और कहीं पर भी बैठा कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस कर देख लेता है कि भाई कहाँ पर क्या काम हो रहा है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में भी आगे बातें करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग, है ना, जो भी मैंने आपको बताया बैंकिंग और वित्त में, है ना, जो बैंक वगैरह जो होते हैं उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यूज होते हैं। बैंकिंग लेन देन, खाता प्रबंधन, ATM नेटवर्क चलाने में, सब में, है ना। आपने देखा होगा ना, किसी बैंक में अगर 20 कंप्यूटर है तो किसी भी कंप्यूटर पे चले जाएं आप, वो आपको सेम काम करके दे सकता है ना। आपको कहीं पर कोई अपना खाता चेक करवाना है
तो 20 काउंटर है, तो आप 20 में से किसी पर भी चले जाएं, वहां पर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल यूजर उस एक ही कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जबकि हमारा घर वगैरह में जो कंप्यूटर होते हैं ऐसा नहीं होता है ना, बड़ी सीमित उनकी स्टोरेज होती है ना, और ज़्यादा लोग अगर काम करेंगे तो आपको पता है ना वो सही से परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाएगा, है ना, ज़्यादा यूज़र तो उसमें काम कर ही नहीं पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्क्रीन से मतलब स्क्रीन जो है उसको ये कर सकते हैं, है ना, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं स्क्रीन को, इस उससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी कोई एक फाइल ओपन करेगा तो दूसरा उसको ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ ओपन है ना। लेकिन मेन फ्रेम में नहीं, मल्टीपल यूज़र एक ही काम को सब एक साथ मिलकर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सरकारी एजेंसियां जैसे कर संग्रहण, जनगणना, डेटा प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। हवाई यातायात नियंत्रण, है ना, उड़ानों की योजना, टिकट बुकिंग, यात्री डेटा प्रबंधन, है ना, रेलवे वगैरह, इन सब में यही यूज होता है। बीमा कंपनियां इनका यूज करती हैं। जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं जहां पर छात्रों का रिकॉर्ड रखना, वहां पर यूज होता है। ई कॉमर्स जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर की यूज होते हैं। तो आप सरल शब्दों में समझे, जहां पर मल्टी यूजर्स काम करते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में डेटा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो IBM, है ना, IBM 2 सीरीज, जैसे IBM की 2 श्रृंखला सबसे लोकप्रिय मेनफ्रेम कंप्यूटर में से एक है। ठीक है, उसके अलावा यूनिसिस, क्लियरपाथ, डोरेडो सीरीज जो है ना, उसके अलावा फुजिसु G721 सीरीज जो है जापानी कंपनी द्वारा ये विकसित है। ठीक है, उसके अलावा HP नॉन स्टॉप, है ना, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, विशेष रूप से मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मेन फ्रेम के आप यहाँ पर देख सकते हो। और मेन फ्रेम की अगर हम कुछ विशेषताएं देखें तो उच्च प्रदर्शन, मल्टी यूजर सपोर्ट और अत्यधिक विश्वसनीयता, है ना, ये इसके कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये आपको मेन फ्रेम के विषय में याद रखना है। मुख्य हमारा काम जो है वो अंतर को समझना है ना, विस्तारशीलता, मजबूत सुरक्षा, भारी स्टोरेज क्षमता, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। तो देखो, मिनी कंप्यूटर क्या, एक मध्यम आकार का कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर के बीच की श्रेणी में आता है। इसे मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर किसे कहते हैं, मिनी कंप्यूटर को। यह एक समय में कई उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर छोटे व्यवसाय, संस्थानों और संगठनों में उपयोग किया जाता है। मतलब मिनी कंप्यूटर भी वहां यूज होता है जहां पर हमें एक से ज्यादा यूजर्स को एक साथ काम करवाने की आवश्यकता हो। मतलब हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है जो घर में लगा होता है, पर्सनल कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर से एक कदम ऊपर और मेन फ्रेम से मेन फ्रेम के बीच में, है ना, मतलब न तो वो पर्सनल है ना मेन फ्रेम है, उन दोनों के बीच में जो कंप्यूटर होते हैं जनरली वो मिनी कंप्यूटर है ना। अब मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, शिक्षा में होता है ना, शिक्षा में जैसे छात्रों का रिकॉर्ड रखना, व्यवसाय में होता है, अध्ययन और अनुसंधान में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि भाई कितना उत्पादन हुआ, क्या हुआ, ये सारा स्टोर रखना, है ना, डेटा संग्रहण करना, प्रोडक्शन कंट्रोल करना। अब मिनी कंप्यूटर के अगर हम कुछ प्रमुख उदाहरण देखें तो डेक PDP, है ना, DEC PDP सीरीज, मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, शुरुआती मिनी कंप्यूटरों में से एक है। IBM AS 400, HP 3000 सीरीज, है ना, ये सारे जो हैं ये कुछ मिनी कंप्यूटर्स की सीरीज हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से परीक्षक प्रश्न पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे वेक्स हो गया, है ना, वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। एक हो गया हनीवेल बुल DPS सीरीज, है ना। एग्जामिनर पूछ सकता है कि वेक्स क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, तो आपका उत्तर होगा मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं, है ना, क्यों ये मेन फ्रेम नहीं है, तो इसकी सीमाएं भाई इसका प्रदर्शन सीमित है। ठीक है, विशेषज्ञता की इसमें आवश्यकता है, इसमें मल्टीटास्किंग में इसमें सीमाएं हैं। ठीक है, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसकी क्षमता मध्यम है, मल्टी यूजर सपोर्ट है, छोटा इसका आकार है मेन फ्रेम के मुकाबले, लागत इसकी मेन फ्रेम से कम है,
और इसके कुछ विशेष उपयोग हैं। जैसे उन विशेष उपयोगों की यदि हम बात करें तो संगठन के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है और डेटा प्रबंधन होता है मेन फ्रेम से कम छोटे स्तर पर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर जनरली हमारे पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। छोटे मोटे व्यावसायिक कामों के लिए ये यूज होता है, बड़ी कंपनी में नहीं। कोई छोटी मोटी कंपनी 2, 5, 10 लोग जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक छोटी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करना है, एक स्कूल का पूरा मैनेजमेंट करना है, तो वहाँ पर जनरली मिनी कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। अब आता है माइक्रो कंप्यूटर का। हमारे टेबल पर हमारे घरों में जो कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं। छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं जो व्यक्तिगत उपयोग, मतलब मेरे अलावा उसको और कोई यूज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम पीसी बोलते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर जितने भी हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का ही हिस्सा है। तो छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसे आमतौर पर हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इसमें जो है उसका सीपीयू, मतलब उसमें जो है एक सीपीयू होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर होता है जो माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग, जैसे घरों में जो माइक्रो कंप्यूटर हम क्या यूज करते हैं, है ना, हम ई लर्निंग में यूज करते हैं। जैसे आप क्लास वगैरह ले रहे हैं, कंप्यूटर से अगर क्लास ले रहे हैं तो ई लर्निंग आप कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ रिसर्च कर लेते हैं, छोटा मोटा पीडीएफ वगैरह, बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं। घरेलू उपयोग जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग आप कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, गेमिंग देख लेते हैं, दस्तावेज बना लेते हैं, है ना। बहुत सारे तो घरों में सिर्फ शादियों की जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती हैं वो जनरली कंप्यूटर में देखी जाती हैं। तो बस ये छोटे मोटे जो घरों के काम होते हैं वो देखते हैं। कार्यालय में ईमेल बनाना, ईमेल सेंड करना, कोई प्रेजेंटेशन बनाना, डेटा की एंट्री करना, है ना, वो यूज होते हैं। व्यवसाय में जैसे अकाउंटिंग कर लेते हैं, इन्वेंटरी प्रबंधन जो होता है वो कर लेते हैं, रिपोर्ट बना लेते हैं। मनोरंजन में जैसे म्यूजिक हो गया, मूवी देख लेते हैं, वीडियो गेम्स खेल लेते हैं, है ना। तो ये सारे काम जो है वो माइक्रो कंप्यूटर में किए जाते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन निर्माण किए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जो प्रोग्रामर होते हैं जो एप्लीकेशन वगैरह डिजाइन करते हैं तो वो जनरली पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर में ही करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ ये प्रमुख उपयोग है माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटर के अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो IBM PC सीरीज ये पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था, है ना। कभी पूछे एग्जामिनर कि पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, व्यावसायिक मतलब जो मार्केट में बेचा गया, तो पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था IBM PC सीरीज। एप्पल मैकिन्टोश जो है वो एप्पल का प्रसिद्ध पर्सनल कंप्यूटर है। डेल जो है वो PC बनाता है। उसके अलावा HP पवेलियन हो गया, ठीक है, उसके अलावा लेनोवो हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे नाम आपको और भी मार्केट में मिलेंगे जो पीसी बनाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बनाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसमें एक बड़ी सी, मतलब एक डेस्कटॉप होता है, टेबल पर रखा जाता है ना, मतलब आपको ये स्थिर वाला कंप्यूटर रहेगा, जहां पर रखा वहीं पर रहेगा, आपको उस कंप्यूटर के पास में जाकर काम करना होगा। एक होता है लैपटॉप जो पोर्टेबल होता है, इसमें बैटरी लगी होती है, जहां मन करे वहां ले जाओ, चाहे बाथरूम में लेकर जाओ, चाहे बेडरूम में लेकर जाओ, चाहे किचन में लेकर जाओ, जहां छत पर लेकर जाओ, चाहे कहीं गार्डन में लेकर जाओ, जहां मन करे वहां ले जाओ। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो हर कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं आपको बैठकर उस पर काम करना पड़ेगा। कहीं और ले जाना तो फिर पूरा खोलो वहीं पर सेट करो, मतलब वो स्थिर होता है। एक नेटबुक होता है ना, छोटे आकार का हल्का कंप्यूटर, मुख्यतः इंटरनेट यूज के लिए ये यूज होता है। एक टैबलेट है ना, आप जानते हैं टैबलेट टच स्क्रीन आधारित पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। स्मार्टफोन, हमारे हाथों में जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर का ही हिस्सा है। मतलब कोई भी प्रश्न करे कि भाई मोबाइल किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो वॉच मैंने पहनी है ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर है ना, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर का ही हिस्सा है। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा आकार, तो छोटा आकार इस माइक्रो कंप्यूटर की जो है वो विशेषता है। आकार में छोटा, पोर्टेबल होता है, लागत प्रभावी, मतलब बहुत कम पैसों में मिल जाता है, हाँ, आसानी से इसे खरीदा जा सकता है। जहां सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर
कंप्यूटरों की लागत करोड़ों में होती है, वहाँ पर इनकी लागत हजारों और लाखों में ही होती है। आसानी से हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। व्यक्तिगत उपयोग इसमें किया जाता है। जो सुपर कंप्यूटर है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उनमें व्यक्तिगत यूज नहीं होता है ना, जबकि इनमें व्यक्तिगत यूज होता है। मतलब यूँ बोल सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर में शादी की जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है वो नहीं देख सकते आप, है ना, सुपर कंप्यूटर में नहीं देख सकते। उसके लिए आवश्यकता होगी किसकी? उसके लिए आवश्यकता होगी माइक्रो कंप्यूटर की, है ना। ये माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कामों के लिए बना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित होता है, मतलब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। एकल उपयोगकर्ता, मतलब इसमें एक समय में एक ही उपयोगकर्ता जो है वो इसमें काम कर सकता है, जबकि मिनी मेन फ्रेम में एक ही समय में कई सारे यूजर इसमें काम कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर कोई भी चला लेता है। जैसे मोबाइल आपने देखा होगा ना, अनपढ़ लोग भी आज भारत में एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, है ना। उन्होंने कोई कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, बस हाथ में मोबाइल दिया, 2-3 दिन उंगलियां घुमाई और उनको चलाना आ गया, कोई कैसे मोबाइल चलाते हैं। तो कोई तकनीकी ज्ञान की इसमें आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ कंप्यूटर के प्रकार हुए। अब कंप्यूटर के यदि हम उपयोग देखें तो कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे स्टोर करना जानकारियों को, उनको प्रोसेस करना, साझा करना, है ना। हम ईमेल भेजकर जानकारियों को साझा करते हैं, ये सब कंप्यूटर से ही संभव हो पाया, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग, जैसे हम शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उसके अलावा ई लर्निंग में हम यूज करते हैं, ऑनलाइन क्लास, है ना, जो छात्रों को घर से पढ़ाई करने में मदद करता है ना। कौन? कंप्यूटर। मोबाइल है, मोबाइल माइक्रो कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर है तभी तो ई लर्निंग संभव हो पाई। शोध और अनुसंधान में, प्रशिक्षण सत्र में, है ना, व्यवसाय में, आज हम पूरे उधारी वगैरह सब एक एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा स्टोर करके रख लेते हैं, ग्राहक की जानकारी, उनका डेटा सब रख लेते हैं, है ना। ईमेल, प्रेजेंटेशन, ई कॉमर्स, ऑनलाइन खरीदारी वगैरह, ये सब कंप्यूटर से ही संभव हो पाई। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो ऑनलाइन खरीदारी और ऑनलाइन बिक्री का कोई सोच सकता था? नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे मरीज का रिकॉर्ड रखना, है ना, डायग्नोस्टिक उपकरण, MRI, CT स्कैन, ये सब कंप्यूटर से ही संभव हुए। टेलीमेडिसिन, मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करना, ये सब संभव हो पाया कंप्यूटर की मदद से। आपने देखा होगा ना, आजकल ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, डॉक्टर तो पता नहीं कहाँ बैठा है, वीडियो कॉल करो, डॉक्टर को अपनी समस्याएं बताओ, डॉक्टर दवाई लिख कर दे देगा, मार्केट से खरीद लो। मतलब डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे आप डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हो। तो ये सब संभव हो पाया कंप्यूटर के कारण। मनोरंजन, है ना, आजकल मूवी देखिए ना, बाहुबली, कंप्यूटर नहीं होता तो बाहुबली मूवी बनती क्या? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे इफेक्ट हैं जो कंप्यूटर से ही संभव हो पाए, ठीक है। तो मनोरंजन, मूवी और म्यूजिक में, है ना, वीडियो गेम्स में, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो चला रहे हैं, ये कंप्यूटर ही देन है ना। विज्ञान और अनुसंधान जो काम हो रहे हैं वो सब कंप्यूटर की ही देन है। मतलब आज वर्तमान में देखा जाए तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर है, और मैं तो यूं कहूंगा कि हर क्षेत्र कंप्यूटर है। वर्तमान में कंप्यूटर ही है सब जगह, जहां देखो वहां कंप्यूटर। सरकारी सेवाएं हो, प्राइवेट सेवाएं हो, जैसे ई गवर्नेंस, ना, ऑनलाइन सेवाएं जैसे आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब में कंप्यूटर की आवश्यकता है ना। डेटा का संग्रह करना, सुरक्षा करना, कंप्यूटर नहीं होता तो आधार कार्ड वाली जो चीजें हैं वो होती नहीं, है ना। फिंगरप्रिंट वगैरह, हम मतलब फिंगर जो है हमारे सारे स्कैन किए जाते हैं, तो सब कैसे संभव हो पाया? कंप्यूटर से। बायोमेट्रिक कैसे संभव हो पाया? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर है तभी ये सारी चीजें हैं, है ना। वित्तीय क्षेत्र में जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, शेयर बाजार, लेन देन प्रबंधन, परिवहन में जैसे रेलवे की टिकट हम मोबाइल एप्लीकेशन से बुक कर लेते हैं। नेविगेशन, जैसे हम GPS मैप्स वगैरह देखते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का हम यूज करते हैं, है ना। रोबोटिक्स का उपयोग करते हैं। कृषि में जैसे हम मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन बारिश नहीं होगी, ना। फसल निरीक्षण, निगरानी, ये सारी चीजें संभव हो पाई किसके कारण? कंप्यूटर के कारण, ठीक है। तो कंप्यूटर कई क्षेत्रों में है और कंप्यूटर के कई उपयोग हैं, कंप्यूटर के कई लाभ हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। मतलब कंप्यूटर के बारे में जितनी भी जानकारी, एक बेसिक जानकारी, एक सामान्य जानकारी जो एक पढ़ने वाले व्यक्ति को होना चाहिए, वो सारी की सारी हमने यहाँ पर कलेक्ट की, ठीक है स्टूडेंट।
तो मुझे इतना भरोसा है और इतना विश्वास है कि ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला। इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितना भी पढ़ाया उसके नोट्स आपको एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। कैसा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और आज कंप्यूटर है तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर है या हर क्षेत्र ही आज कंप्यूटर है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर हम इस यूनिट से जुड़े और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गुड बाय।